हेलो स्टूडेंट्स, मिशन नीट 2021 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन फिर से मिला हुआ है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम is 6 microfarad with the introduction of a dielectric medium. The capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium is, अब यहाँ ध्यान देना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेटों के बीच में अगर एयर है तो उसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है। ये हो गया 6 माइक्रोफैरड, ऐसा दिया हुआ है। अब ये कह रहा था कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब भर दिया गया प्लेटों के बीच में तो वह जो कैपेसिटेंस है वह 30 माइक्रोफैरड हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीडियम का पूछा गया है, यानी पूछा हुआ है एप्सिलॉन पूछा हुआ है। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के होता है। अब हमें के चाहिए। के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 30 माइक्रोफैरड अपॉन सी नॉट है 6 माइक्रोफैरड, दिस इज इक्वल टू 5। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू के की वैल्यू है 5। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 हो गया, 5 8 जा 42 एंड 5 8 जा 40 एंड 4 44। तो 44.25 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, and this can be written as 0.44 into near about 10 to the power -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें 0.44 into 10 to the power -13 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 है 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 है 5.00 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने देखा कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। तो फिर से एक बार हम कहेंगे कि कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो इंटरमीडिएट से बाहर का हो, एनसीईआरटी पैटर्न के बाहर का हो, और क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, वो है क्वेश्चन नंबर 16। अब उसको आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस विथ वॉल्यूम 0.3 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 0.5 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर 3 1 न्यूटन पर कूलम, एंड ऑप्शन नंबर 4 दिस इज 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। तो इसमें सबसे जो खास बात, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल है एक स्पेस में, और ये सबसे खास बात है कि ये कह रहा है कि जो 5 वोल्ट है वो हर जगह थ्रू आउट 5 वोल्ट है, हर पॉइंट पर 5 वोल्ट है।
यानी वो जो सरफेस उसका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये पूरे रीजन में भी कांस्टेंट है, पूरे रीजन में भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव V इज इक्वल टू C and C is constant. V is equal to C and C is constant. We better know that E is equal to minus dV upon dr. Clear? In this case, minus d dr of V and V is equal to C. Differentiation of any constant with respect to any variable is equal to 0. Therefore, electric field in this region is equal to 0. ये आपका आंसर हो जाता है सीधे सीधे। ठीक है भाई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, ये आपका आ जाता है, ये आपका कौन सा हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखा जाए तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है, इसको या फिर मीटर ब्रिज का क्वेश्चन। ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंस ए 10 ohm रेजिस्टेंस in the right gap at a point which divides the breeze wire in ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is. इसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 1.0 into 10 to the power minus 1 meter. ऑप्शन नंबर 2 1.0 into 10 to the power minus, ये 2 है, ये -1 मीटर है। ऑप्शन नंबर 3 1.5 into 10 to the power -1 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 1.5 into 10 to the power -2 मीटर। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन सेम हो गया है, मुझे लगता है दो ऑप्शन सेम हो गया। तो अब इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको -3 कर देते हैं, और अभी भी दो ऑप्शन सेम अब नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से, वैसे भी सेम नहीं था। चलो, ये 1.5 से 1.0 है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद इसमें ये कह रहा था कि पहले हम एक मीटर ब्रिज बनाते हैं। तो मैंने बार बार आपसे कहा, इसके पहले भी मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो हमें करना ही करना इंटरमीडिएट में। तो मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखें, मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मीटर ब्रिज का जो एल शेप, ये एल शेप की पत्ती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे गैप होता है, और बीच में एक सीधी, ऐसे एक सीधे पत्ती होती है, और यहाँ फिर से गैप होता है, और फिर एल शेप की पत्ती यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, एल शेप की पत्ती हो गई। ठीक है भाई। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये वायर ऐड हो जाता है। ये मीटर ब्रिज का वायर होता है। ये है मीटर ब्रिज का वायर, इसको हम लिखते हैं AC। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बीच वाला पेज है आपका, इसके साथ हम जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये एक स्लाइडिंग की के द्वारा यहाँ पर वायर को ऐसे मान लो टच करता है, और जहाँ पे टच करता है, कह रहा था कि ये रेशियो है 3:2। ये इधर 3 है तो इधर 2 हो जाता है। ऐसा मतलब अगर हम इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है L1/L2 = 3/2, ऐसा दिया हुआ है। अब ये कह रहा था कि इसका जो लेफ्ट गैप है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप जानते हैं
इसका जो भी वैल्यू होगा हम यस से लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये है आर। ठीक है, तो कह रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है आर, वह 10 ओम के रेजिस्टेंस को बैलेंस कर लेता है। हमें आर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पी होता है, या जो पोर्शन है ए बी का पोर्शन, यहाँ पे बी हमने लिख दिया। ए बी ये पी को इंडिकेट करता है। एक्सपेरिमेंट अगर किए होंगे तो आपको पता होगा ये क्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मीटर ब्रिज है यह व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिपेंड करता है, उसी के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अब उसके प्रिंसिपल के मुताबिक P अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, तो P अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस। हमें R चाहिए था, R इज इक्वल टू एस इंटू P अपान क्यू। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे। बट हियर P अपान क्यू इज इक्वल टू L1 अपान L2। अब ये कहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा। कोई भी रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान ए, तो जब हम P को लिखेंगे तो P इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, दिस इज रो, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर, दिस इज ए, एंड दिस लेंथ इज L1। therefore P is equal to rho into L1 upon A. Similarly Q is equal to rho into L2 upon A, because वायर यही है, उसका कुछ पोर्शन Q को इंडिकेट कर रहा है, तो लेंथ L2 है, और चूंकि वायर वही है इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ही होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वही होगा। तो जब हम P अपान Q करेंगे तो रो ए कैंसिल हो जाएगा, L1 अपान L2 हमारे पास बच जाएगा। एंड ऐसे केस में यस इंटू, ध्यान दीजिएगा, यस इंटू, अब यहाँ पे P अपान Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L1 अपान L2। अब यस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 है, और L1 अपान L2 की वैल्यू कितनी है, 3 अपान 2 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 15 ओम आ गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 ओम आ गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, 15 ओम। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 15 ओम। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को भी, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। तो रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल दिया 15 ओम। कह रहा इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इन इज 1.5 मीटर, यानी जिस 15 ओम का रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला उसका लेंथ कह रहा है कि 1.5 मीटर है, तो 1 ओम के रेजिस्टेंस का लेंथ क्या होगा, जान दीजिए। तो अब हमारे पास हम ये मान लें कि ये R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये फार्मूला जनरल फार्मूला होता है। इन दिस केस R इज प्रोपोर्शनल टू L, therefore R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। ये आपके सामने आ गया। अब देखो, अब हम ये मानते हैं कि R1 इज इक्वल टू हमारा 15 ओम है, इसके लिए लेंथ कह रहा है 1.5 मीटर है। R2 कह रहा था कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हो, तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम के रेजिस्टेंस का लेंथ कितना हो जाएगा, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो इस फार्मूले का जब हम उपयोग करेंगे तो आप जरा देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जरा वहाँ से देखें आप, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 अपान R2। तो R1 की वैल्यू हो गई 15, ध्यान दीजिए, R2 की वैल्यू हो गई 1, L1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1.5, L2 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ऐसे केस में यहाँ पे हम लिख देते हैं आगे। अब हमें तो चाहिए था L2, तो L2 इज इक्वल टू, जरा देखो, 1.5 अपान 15 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा, और 0.1 को 1 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखने के बाद आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया? तो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और ये टोटल मीटर ब्रिज पर डिपेंड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी आप हमेशा ध्यान रखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कहीं भी ये बोर्ड के क्वेश्चन से कहीं भी अलग नहीं है। ये भी नहीं है कि कोई ये कह दे कि ये CBSE बोर्ड से रिलेटेड है, कोई ये कह दे कि ICSE बोर्ड से रिलेटेड है, कोई ये कह दे किसी खास बोर्ड से रिलेटेड है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एनसीईआरटी पैटर्न पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा सिलेबस नीट का। तो किसी खास बोर्ड को पढ़ने समझने जानने का कोई मतलब नहीं है, बस फिजिक्स का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, चाहे बोर्ड कोई भी हो, इसका ध्यान हमेशा रखें। फिलहाल इसे देखना, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ तक पहुँचा दिए थे, 70 तक हो गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम लोग करते हैं। ये एक बार फिर से किरचॉफ लॉ पर डिपेंड क्वेश्चन आया। फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ्स लूप रूल फॉर द लूप BCDEB इज गिवन बाय द इक्वेशन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। -I2 R2 प्लस E2 प्लस E3 एंड प्लस I3 R1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 2, -I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 एंड प्लस I3 R1 इज इक्वल टू 0। थर्ड है I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1 इज इक्वल टू 0। 4 I2 R2 and plus E2 and plus E3 and minus I3 R1 is equal to 0। ये चार ऑप्शन दिए हैं और सर्किट डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो आप क्वेश्चन के साथ भी आपको दिख रहा है। मैं फिर से बना रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। आप देखें इस तरह से बना हुआ है ये सर्किट। यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है और वो सेल का EMF है E1। इसके बाद यहाँ एक लूप बन जाता है, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और सेल हो गया और फिर से यहाँ पे एक और सेल हो गया। ये पूरा का पूरा ये सर्किट डायग्राम है। ये R2 रेजिस्टेंस है और करंट ये दिखाया कि इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें दिखाया I1 करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ से इधर दिखा रहा है कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। इस बैटरी का EMF है E2, इस बैटरी का EMF है E3। ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे A, यहाँ पे B, C, D, E और यहाँ दिया हुआ है F। तो जो लूप की, जिस क्लोज लूप की बात कर रहा है वो है BCDEB। फॉर क्लोज लूप BCDEB। ठीक है, इस लूप में किरचॉफ का लूप लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो इस लूप का आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन हमने ऐसा तय किया, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन आपका ऐसे तय हो गया। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं जो मैंने तरीका बताया था आपको। तो एक्चुअली किरचॉफ वोल्टेज लॉ है क्या, समेशन I इंटू R इज इक्वल टू समेशन E। यानी किसी भी जो लूप है उसमें सारे प्रतिरोधों और उसमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल बराबर होना चाहिए उस पास में कार्य सारे EMF का एल्जेब्रिक सम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हम लोगों के सामने R2 आता है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, तो हम लिखेंगे I2 R2। और अब हमें देखना है कि अगर ये करंट पास के ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, तो
तो आप देख रहे हैं कि ये जो करंट है पास के ही डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद फिर इस लूप में हम दूसरा रेजिस्टेंस, केवल हमें इसी लूप से मतलब है, इस लूप में दूसरा रेजिस्टेंस हम खोजेंगे जो यहाँ पे है, और इसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस है, तो एक्चुअली होगा I3 R1 बट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देखेंगे अगर ये लूप के सीधे लूप के साथ ही फ्लो कर रहा करंट तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो लूप का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे है और करंट इधर फ्लो कर रहा है, जैसे बी सी डी ई बी, ऐसे ई बी, इस तरह से लूप का डायरेक्शन है, जबकि करंट नीचे फ्लो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कोई भी रेजिस्टेंस इसमें दूसरा काम नहीं कर रहा है। अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, तो यहाँ पे एक ईएमएफ है E2, इसमें आप देखेंगे कि फ्लो यहाँ पे जो डायरेक्शन है आपका ये प्लस से माइनस की ओर है, तो जब प्लस से माइनस की ओर होता है तो ईएमएफ को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा -E2। दूसरा जो सेल है इसमें माइनस से प्लस की ओर ये पास का डायरेक्शन आ रहा है, इसे हम पॉजिटिव लेंगे तो हम लिखेंगे +E3। और ऑप्शन को अब अगर आप देखेंगे, बाकी कोई इसमें दूसरा, इस पास में कोई दूसरा आपका ईएमएफ नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे तो सबके आरएचएस में 0 है, तो सबको आप क्या करें, लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलता है, I2R2, और इसको ले आते हैं इधर तो +E2, इसको फिर लाते हैं -E3, और ये लिखते हैं -I3R1 = 0। आप ध्यान से मिलावें, तो I2R2 हमारे में पॉजिटिव आया हुआ है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में पॉजिटिव है। पहले हम इसको मिलाते हैं, E2 +E2 -E3 -I3R1, ये आंसर हो जाता है, बाकी आंसर नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसमें आ जाता है। तो इसे आप देखना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है एकदम बेसिक क्वेश्चन जो फार्मूले पे डिपेंड है, और वैसे सभी क्वेश्चन बेसिक ही है आपके सामने। ये चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ, वीडी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है 7.5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और फिर क्या लिखता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, E = 3 × 10⁻⁻10, ठीक है भाई, वोल्ट पर मीटर। हैज ए मोबिलिटी, इन मोबिलिटी हमें निकालना है, म्यू निकालना है, और किस यूनिट में निकालना है ये भी कह रहा है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, एक्चुअली यही मोबिलिटी का यूनिट भी यही होता है, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन हम लोग नोट कर दें तब सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, इसमें दिया है 2.25 × 10⁻15, दूसरा 2.5 × 10⁻6, तीसरा 2.5 × 10⁻⁻6, चौथा 2.25 × 10⁻⁻15, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें सॉल्व करना, तो इसमें बहुत समझने समझाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा फार्मूला है, μ = VD/E, एकदम ये फार्मूला है, मोबिलिटी का डिफिनीशन है, और ये बोर्ड स्टैंडर्ड का ही सवाल है, ये बोर्ड परीक्षा में भी, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो VD की जो वैल्यू है 7.5 × 10⁻⁴/3 × 10⁻⁻10, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.5 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, × 10⁻⁻6,
और बाकी जो यूनिट है उसी यूनिट में आया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। तो आप मिला सकते हैं। ये मोबिलिटी 10⁴ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। तो ये 3 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये आपका यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है, ये माइनस में होना चाहिए। एक बार मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन में। माइनस में ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका 10⁴ इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, ये छोटी वैल्यू होती है। तो ये मिस्टेक हमें लग रहा था, तो मैं इसको ठीक करता हूँ। जब ये माइनस हो गया तो ये प्लस में यहाँ पे आ जाएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, माइनस निकल गया, 4 6 बच गया। यानी आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2। तो इसको कर जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वह कार्बन रजिस्टर कलर कोड पर डिपेंड है, और एक भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कलर कोडिंग अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, और कोशिश करें अपने से सॉल्व करने का। मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाता है, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। ऐसे एक कार्बन रजिस्टर बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो रिंग्स बने हुए हैं, रिंग्स का कलर दिया हुआ है। 4 रिंग्स हैं। आपको पता है कि जो चौथा रिंग है वो टॉलरेंस को बताता है। तो अब देखो, ये येलो है, ये वायलेट है, ये ब्राउन है, ये ग्रीन गोल्ड है, ठीक है, यही है, यही दिया हुआ है। तो मैं बताऊं, अभी तक सवाल पूरा पढ़ दूं कि द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टू टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर, ऑप्शन है 1 470 किलो ओम and 5%, 2 47 kilo ohm and 5%, 10%, sorry 10%. थर्ड है 4.7 kilo ohm and 5%. फोर्थ है 470 किलो ओम। ये किलो ओम नहीं है, ये ओम में है, ओम एंड 5%, ठीक है, ये है। तो मैं आपको पहले समझाऊं। जो पहली पट्टी है उसको हम ए से मान लेते हैं, दूसरी को बी से मान लेते हैं, तीसरी को सी से मान लेते हैं, चौथी को डी से मान लेते हैं। तो ये जो डी वाली पट्टी है, यानी ये जो रिंग है, ये टॉलरेंस को बताती है। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू कैसे लिखना होता है। तो इसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻C, और ये प्लस माइनस डी लिखते हैं। ये टॉलरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस डी। यही फार्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का कार्बन रजिस्टर का, और सामान्य क्वेश्चन है। और इस साल आप ध्यान देंगे कि 30% में इसे ही निकाल दिया गया था। तो कोई भी कोर्स छोड़ने से आपको कभी फायदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में हर हाल में ये हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई में भी और नीट में भी। तो इसमें है कुछ नहीं। अभी देखो कितना आसान है। अब इसके लिए हम एक आपको बताते हैं एक फार्मूला। तो ब्लैक ब्राउन rods of your gate become very good
when given silver color। यह एक स्टेटमेंट है और इसके द्वारा ही हम कलर कोड जान सकेंगे। ठीक है, तो ब्लैक का मतलब ब्लैक हुआ। ठीक है, तो ब्लैक ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन का मतलब ब्राउन कलर। यहाँ राड है तो आर का मतलब रेड हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है ना, ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, ठीक है, ये वायलेट, ग्रे, वाइट, यहाँ देख लो। अब ये आता है यहाँ के बाद, ये टॉलरेंस का हो गया, डी के लिए हो गया। ये सारा ABC के लिए है और यहाँ से डी के लिए हो गया। तो फिर से देखिए, ब्लैक, ब्लैक अब हम काउंटिंग करते हैं 0 से, तो ये ब्लैक है, इस 0 हो गया, इसका कोड 0 हो गया। ब्राउन का कोड 1 हो गया। रेड का कोड देखो, ब्लैक, ब्राउन, राड, रेड का कोड यहाँ पे 2 आ गया, तो 0 1 2। अब इतने ही अगर आपको मालूम है तो 9 तक का कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये 5% होता है, ये 10% होता है, और जो कलर लिखा गया इसका मतलब होता है नो कलर। ये जो पट्टी होती है अगर रंगहीन होती है तो 15% टॉलरेंस हो जाता है। अब देखो तो डी 5% है, तो ये गोल्ड है, तो गोल्ड वाला यहाँ है गोल्ड, तो गोल्ड वाला कितने परसेंट का है? 5% का। तो इसका मतलब ये 10 वाला तो आंसर नहीं होगा। अब ये 3 आंसर हो सकता है जिसमें 5% है। अब हमें ए बी निकालना है। ए पहले नंबर पर कौन है भाई? पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है येलो। येलो का कोड क्या है? 0 1 2 3 एंड 4, तो हम लिखेंगे 4 ए की जगह पे। बी है वायलेट, इसका कोड 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है भाई, ध्यान दो, ये वायलेट है। एंड 7, तो लिखेंगे 7। एंड 10 टू दी पावर सी वाला है कौन? ब्राउन, तो 0 1, दिस इज 1। ये आया 470 ओम, और ये टॉलरेंस आया 5%। तो आंसर कौन सा हुआ? ये 4 नंबर। अब देखो, इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने निकाल दिया था कि बोर्ड परीक्षा में न दिया जाए इसको, जबकि इतने ही पढ़ के एक क्वेश्चन हर हाल में बोर्ड परीक्षा का आप कर सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा का ही नहीं, आपके सामने नीट का क्वेश्चन है और जेईई मेन भी उठा के देख लीजिए, हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। इसके आगे फिर हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को लेके मिलते हैं। धन्यवाद। The Pope takes a poop and